चलिए, गुड आफ्टरनून। साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल में समस्त प्रतिभागी जो सीजी व्यापम का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबका स्वागत है। ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला और शिक्षक भर्ती हेतु बहुत उपयोगी है। आज के कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। और चूंकि हमने देखा आबकारी आरक्षक और प्रयोगशाला परिचारक में यहाँ से संबंधित प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, और व्यापम और सीजीपीएससी ने जो भी अब तक एग्जाम लिए हैं उनका फेवरेट टॉपिक में से एक है प्रकाश अभिक्रिया और अंधकार अभिक्रिया। चाहे हम सीजीपीएससी प्रीलिम्स की बात करें, चाहे सीजीपीएससी मेंस की बात करें, ये टॉपिक कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलती है। चलिए, नए बच्चे जितने भी हैं वीडियो को लाइक कर देंगे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि लाइक से क्लास में मोटिवेशन बना रहता है। तो आज समझेंगे बेटा हम लोग प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक्चुअली में प्रकाश संश्लेषण जो होता है एक प्राकृतिक घटना होती है जिसमें आपके विभिन्न चीज़ें पार्टिसिपेट करते हैं। विभिन्न चीज़ें कहने का मतलब है उत्पादक, प्रोड्यूसर, आपकी सन की लाइट, और इसमें सबसे मुख्य जो भूमिका होती है वो सूर्य की होती है, क्योंकि सूर्य से पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा ग्रहण या उसकी प्रकाश की रोशनी ग्रहण करता है कौन? पेड़ पौधे। चलिए, इन क्रियाकलापों को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे ये कार्य करता है। आप सबको बता दूं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो पेड़ पौधे विभिन्न तरीक़ों से ज़मीन के साथ जुड़े रहते हैं, और ये पेड़ पौधे नीचे ज़मीन के साथ जुड़े रहने में दो चीज़ों की बहुत अच्छी भूमिका होती है। एक होता है बेटा जाइलम, है ना, कौन सा? जाइलम। और जाइलम से ही जो मिट्टी के अंदर या जो ज़मीन के अंदर जो पानी पाई जाती है वो उसी नली के थ्रू पत्तियों तक पहुंचती है। मतलब ये क्या करता है? पानी का संवहन करता है। ठीक है, कुछ जगहों पे खनिज की ज़रूरत है तो खनिज का भी संवहन करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग मेन यूज कर रहे हैं पानी। और इस जाइलम नली के थ्रू पूरे पत्तियों तक किसका संवहन होता है भाई? इनका संवहन होता है। अब हम इन्हीं को समझेंगे कि इन प्रकरणों को कि कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जाइलम का योगदान रहता है। तो हर एक पेड़ पौधा चूँकि ज़मीन से जुड़ा हुआ है, और हर एक पेड़ पौधे में जाइलम और फ्लोएम, है ना, जो स्पेशली कैरेक्टर के जिम्नोस्पर्म्स हैं उसमें पाई जाती है। और ये क्या करते हैं? इस जाइलम के थ्रू नीचे से पानी, है ना, नीचे से जो जल है वो कहाँ करते हैं? पत्तियों तक लेके जाते हैं। अब ये पत्तियों तक क्या पहुँचते हैं? पानी पहुँच जाता है। पत्तियों में बेटा छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन पत्तियों में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। हिंदी में बोलते हैं बेटा रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। तो कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन छिद्रों को क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इन छिद्रों को क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए, अगली बात समझते हैं कि सर हाँ, इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं। अब यहाँ पे जाइलम के थ्रू नीचे से ज़मीन से कहाँ तक जा रही है? पानी यहाँ पे पत्तियों तक जा रही है। पत्तियों का रंग आपको पता है कि हरा रंग होता है। ठीक है, कौन से रंग होती है? हरा रंग होती है। और इसी पत्ती में क्लोरोफिल की मौजूदगी होती है। किसकी मौजूदगी होती है भाई? क्लोरोफिल की मौजूदगी होती है। क्लोरोफिल में एक स्पेशल पोषक तत्व पाए जाते हैं, और वो कौन है? मैग्नीशियम। ये कई बार पूछा गया है कि क्लोरोफिल में कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं पाने के लिए, लेकिन जो मुख्य भूमिका होती है, जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है, वो कौन सा है भाई? वो है मैग्नीशियम। ठीक है, तो बिल्कुल आपको बताना है कि पत्तियों के स्टोमेटा जो क्लोरोफिल होता है, उस क्लोरोफिल में कौन से तत्व पाए जाते हैं? मैग्नीशियम पाया जाता है। दैट्स क्लियर। तो इतनी बातें आपको समझ आनी चाहिए। तो मैंने क्या बताया कि ज़मीन के नीचे पेड़ पौधे जुड़े हुए हैं, और ज़मीन के नीचे पर्याप्त मात्रा में पानी है। वह पानी जाइलम के थ्रू पत्तियों तक पहुंचती है, और पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और जिन छिद्रों के माध्यम से पानी बाहर निकल जाता है, इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। पत्ती का रंग हरा है, और ये क्लोरोफिल की मौजूदगी पत्तियों में होती है, और यहाँ पे मैग्नीशियम की प्राप्ति होती है। चलिए, थोड़ा सा और चीज़ों को समझते हैं। आप सबको पता है कि ये पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो बिल्कुल ये ग्रहण किसको करते हैं भाई? तो ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, किसको ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ठीक है, और पत्तियों से रिलीज क्या हो रहा है? तो यहाँ से छिद्रों से H2O रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज हो रहा है? H2O रिलीज हो रहा है।
अब यही ना प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसी को आपको समझना है कि कैसे ये चीज़ें पार्टिसिपेट करती है, कैसे ये चीज़ें काम में आती है। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं और जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये कैसे पार्टिसिपेट करता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि पेड़ पौधे चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं बेटा, ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और पेड़ पौधे के छोटे छोटे रंध्र से जल निकल रहा है। और जल कहाँ से आया है, तो वो जल जो है, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी ऑलरेडी वायुमंडल में है, आपको पता है 0.03%। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑलरेडी मौजूद है ना, तो जिसको पेड़ पौधे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और हमारे द्वारा छोड़ी जा रही है, और अदर जो है ना सोर्सेस हैं उनके द्वारा क्या की जा रही है, छोड़ी जा रही है। जल की निष्कासन कहाँ से हो रही है, तो जल की प्राप्ति हो रही है बेटा जाइलम से। कहाँ से हो रही है, जाइलम से। चूँकि पेड़ पौधे में क्या मौजूद है, क्लोरोफिल है ना, जो कि प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ जब इसको सन की लाइट पड़ती है, तो सन की लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या पड़ती है, सन की लाइट पड़ती है, मतलब सूर्य का प्रकाश पड़ता है। और जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो कितने कितने अणु, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 किसके, जल के। तब ये बनाता है बेटा कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखना है इसके बनता क्या है, तो बनता है कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, जिसको शर्करा बोल देते हैं, ठीक है, या बोलते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट। कई बार पूछा गया प्रकाश संश्लेषण से कौन सा चीज़ बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो हुआ है उसके साथ साथ आपको ऑक्सीजन की भी प्राप्ति देखने को मिलती है। और यही ऑक्सीजन जिसको आप प्रकाश संश्लेषण के थ्रू क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी तरीके से चलती है। चलिए थोड़ा सा इसके स्टेप्स को समझते हैं और जानते हैं कैसे यहाँ पे कार्य किया गया है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे किस प्रकार से चीज़ें कार्य कर रही है, किस प्रकार से चीज़ों को हमको जानना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्रवेश किया बेटा, हवा से पत्तियों में प्रवेश किया, हवा से पत्तियों में, ठीक है। एकदम क्लियर रहना चाहिए कॉन्सेप्ट, रटना नहीं है, कहाँ से कौन आ रहा है पता होना चाहिए, ठीक है। तो हवा से पत्तियों में प्रवेश कौन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कर रहा है, ठीक है। चूँकि आपको पता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूद होती है। और ये जो जल है ये कहाँ से आया, तो मैंने इसको ही बताया कि जाइलम के थ्रू, इसके थ्रू, जाइलम के थ्रू कहाँ से गया, पत्तियों में। जाइलम के थ्रू कहाँ गया, पत्तियों में, ठीक है। क्लोरोफिल चूँकि मौजूदगी है ये क्लोरोफिल की, और पत्तियों में मौजूद एक हरा वर्णक होता है जो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है बेटा, अवशोषित करता है। तो ये जो होता है ये सन की लाइट को क्या करता है, अवशोषित करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, ठीक है। यहाँ पे पूरा लिख लेना, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। मैं शॉर्टकट लिख लिया हूँ, तो आप लिखेंगे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है कौन, क्लोरोफिल। अब जब इसमें सन की लाइट पड़ती है, सूर्य की प्रकाश, और सूर्य की प्रकाश किस कारण से काम आता है, तो ये एनर्जी के रूप में काम आता है, ऊर्जा के रूप में। तब हमको प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन कहाँ मिल जाएगा बेटा, वायुमंडल में। कहाँ मिल जाएगा, वायुमंडल में फिर जुड़ जाएगा। और आप सबको पता है कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो कितने प्रतिशत है, 21% आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है। सर ये कैसे कार्य करता है, और ये जो ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई है ये कैसे प्राप्त हुई, क्योंकि एग्जाम में अलग अलग तरीक़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं बेटा, वो पूछे जाते हैं कि किसका, चूँकि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ना, ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, रेडॉक्स रिएक्शन। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन आगे केमिस्ट्री क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोग ये जान लो कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। एक्चुअली रेडॉक्स अभिक्रिया हम उन अभिक्रियाओं को बोलते हैं जहाँ पे ऑक्सीकरण तथा अपचयन की क्रिया साथ साथ होती है। तो जब ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया साथ साथ होती है, उन क्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए भी जानते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीकरण किसका हो रहा है और अपचयन किसका हो रहा है। ऑक्सीकरण हम लोग जनरली देखते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ जाना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, जबकि अपचयन किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ जाना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इसको हम लोग केमिस्ट्री क्लास में और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ जानते हैं कि आपके पेपर में पूछा जाएगा किसका अपघटन हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बेटा, अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, अपचयन, जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन।
क्या हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है। जबकि जो H2O है, जल है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो ये पूछा जाता है ना, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। तो ऑक्सीकरण हुआ है H2O का, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हुआ है। अब पेपर में याद नहीं रहेगा सर तो किसको हम लोग टिक करेंगे, तो याद रख लेना कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोग पचा नहीं सकते। पचा नहीं सकते मतलब अपच है, वो क्या है, अपच है, ठीक है ना। जो ढकार लेते हो ना वो कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको ये ट्रिक याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग पचा नहीं सकते, ये अपचयन है, ठीक है। तो एकदम से याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है। सर ये जो हमको H6HO2 प्राप्त हुआ है, मतलब हमको जो ऑक्सीजन प्राप्त हुआ है O2, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये बेटा जल से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, जल से। यहाँ पे H2O में से ना यही O क्या बना है, यहाँ पे O2 बना है। तो पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होता है कि जल से प्राप्त होता है कि किससे प्राप्त होता है। तो आपको बताना है बेटा कि वो कहाँ से प्राप्त होता है, जल के टूटने से प्राप्त होता है O2। दैट्स क्लियर। क्या इतनी बातें आपसे क्लियर है, यस और नो कमेंट सेक्शन पे आप बताएंगे, ठीक है। ये सभी प्रकाश संश्लेषण क्रिया, तो आपको रटना नहीं है क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। एक्चुअली जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान है ना, एक जो प्रकाश ऊर्जा है ना, प्रकाश ऊर्जा है, ये कन्वर्ट होता है बेटा रासायनिक ऊर्जा में। किस में कन्वर्ट होता है, रासायनिक ऊर्जा में। तो पूछा भी जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, तो आपको बताना है प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। प्रकाश ऊर्जा किस में कन्वर्ट होता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। इस दौरान दो चीज़ें बनती हैं, एक बनता है बेटा ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP, और दूसरा बनता है आपका NADPH। तो ये याद रखना है क्या क्या चीज़ें बनता करके पूछा जाएगा, तो आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ATP ये ऊर्जा है ना, ये अणु के रूप में संग्रहित रहता है, और ATP बनता है और NADPH बनता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनता है, ठीक है। एक्चुअली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हम लोग विभिन्न चीज़ों को देखते हैं और हम जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई है, क्या क्या चीज़ें नहीं हुई है। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसमें और जाते हैं। एक्चुअली जब हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं, ये है बेटा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्ट्रोमा और एक चीज़ होती है ग्रेना, ठीक है। दोनों चीज़ों को जानना है, एक होता है स्ट्रोमा, एक होता है ग्रेना। तो क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो ग्रेना में होता है कि स्ट्रोमा में होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सूर्य के प्रकाश से है ना, जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण होती है, प्रकाश संश्लेषण होती है, वह क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है। कहाँ होता है बेटा, ग्रेना में। तो याद रखना कहाँ होता है, ग्रेना में होता है। अभी आबकारी आरक्षक में एक प्रश्न पूछा गया था, है ना। आबकारी आरक्षक में क्या पूछा गया था कि ठीक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तो ठीक है ग्रेना में होता है, वहाँ पे ये पूछ लिया गया था कि भाई प्रकाश नहीं है, नहीं है मतलब अंधकार है, तो जो अंधकार अभिक्रिया होता है, ठीक है, अंधकार अभिक्रिया होता है, ये अंधकार अभिक्रिया जिसको हम लोग केल्विन चक्र के नाम से भी जानते हैं। कौन सा चक्र का नाम जानते हैं, केल्विन चक्र। यदि लाइट नहीं है, अब सूर्य का प्रकाश तो भाई केवल दिन में रहता है, रात में तो रहता नहीं है, तो क्या रात में पेड़ पौधे
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाती क्या? नहीं, वहाँ पे अंधकार अभिक्रिया होता है। और अंधकार अभिक्रिया होता है जिसको हम लोग केल्विन वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसको केल्विन चक्र बोलते हैं। ये रात के समय होती है और ये क्लोरोप्लास्ट किस भाग में होता है बेटा? तो ये होता है स्ट्रोमा में। कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। तो जो बच्चे आबकारी आरक्षक की पेपर दिलाए होंगे उनको याद आ रहा होगा कि वहाँ पे पूछा गया था अंधकार अभिक्रिया जिसे केल्विन चक्र कहते हैं, वहाँ पे किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट होती है? तो रात के समय जिसको हम लोग अंधकार अभिक्रिया बोलते हैं वो स्ट्रोमा में होता है। कहाँ होता है बेटा? स्ट्रोमा में। तो इन चीज़ों को याद रखना है कि दिन के समय ग्रेना और रात के समय कहाँ पे होती है? रात के समय केल्विन चक्र स्ट्रोमा में आपको देखने को मिलता है। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? यस और नो? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे भाई। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आजकल थोड़ा सा व्यापम अटपटे टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जैसे कि उन्होंने अगर पूछ दिया पहला कंडीशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्रकाश निर्भर प्रतिक्रिया। प्रकाश निर्भर प्रतिक्रिया मतलब प्रकाश संश्लेषण है ना। ये लो, तो इसके चरण कौन कौन से होंगे? क्योंकि आजकल व्यापम चरण बहुत पूछ रहा है। स्टेप बताइए भाई, चरण बताइए, स्टेप्स। ठीक है, तो ये व्यापम के तर्ज पे आपको किस प्रकार से जानना है उसको बिल्कुल आपको नोट डाउन करते चलना है। चरण, तो सबसे पहले प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण है ना। सबसे पहले क्या? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण याद रखना है। अब मैंने आपको पढ़ा के रखा हुआ है प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कहाँ पे होगा। तो प्रकाश ऊर्जा का जो अवशोषण होगा बेटा वो कहाँ पे होगा? क्लोरोफिल में होगा। जो पत्ती होती है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पत्ती में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं, जल जो निष्कासित कर रहे हैं स्टोमेटा के माध्यम से, तो वहाँ पे जो प्रकाश ऊर्जा है ना, जो वहाँ पे प्रकाश ऊर्जा है उसका अवशोषण कौन करता है? तो अवशोषण करने का कार्य है क्लोरोफिल के द्वारा। किसके द्वारा? क्लोरोफिल वहाँ पे क्या करता है? अवशोषित करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे पहला आपका हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ठीक है, जो कि क्लोरोफिल में होता है। दूसरा एटीपी और एनडीपीएच का उत्पादन। इसके बाद बनता बेटा आपका, मैंने बताया है एटीपी व एनएडीपीएच का उत्पादन। ठीक है, आजकल व्यापम अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन बहुत दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पढ़ाई करना है कि व्यापम के एग्जाम आपसे निकले। मेन है आपका पोस्ट लेना, तो कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो दूसरा मैंने आपको बताया एटीपी व एनडीपीएच का उत्पादन करना। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण से एटीपी व एनडीपीएच का उत्पादन होता है। और तीसरा होता है बेटा आपका ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में तो हमारा मेन यही है, हमको प्राप्त किसकी होती है? तो प्राप्ति होती है ऑक्सीजन की। कई बार पूछा कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के बाद कौन सी गैस की प्राप्ति होती है? तो कौन सी गैस की प्राप्ति होती है? तो ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होती है। तो इतनी बातें याद रखनी। साथ ही साथ एक और बात याद रखना जो कि मैं आपको बताया हूँ कि ये प्रकाश निर्भर प्रतिक्रिया में है ना, ये जो लिखा है ना प्रकाश निर्भर प्रतिक्रिया, ये कहाँ होता है बेटा? तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाले भाग में। कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाले भाग में। दैट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ें। चलो बिल्कुल आप लोग नोट्स बनाते चलो साथ में, ठीक है, ताकि आपको आगे पढ़ाई करने में, और शॉर्ट नोट्स बनाना, ज़्यादा हाई फाई पुस्तक कापी टाइप का नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं बेटा आपका, जिसको हम लोग अंधकार अभिक्रिया के नाम से जाने, या इसको बोल देते हैं प्रकाश, है ना, स्वतंत्र अभिक्रिया, या फिर हम लोग बोलते हैं अंधकार अभिक्रिया प्रतिक्रिया, या अंधकार अभिक्रिया। एक केल्विन नाम के वैज्ञानिक थे और उनके कारण इसको हम लोग बोलते हैं केल्विन चक्र। कौन सा चक्र? केल्विन चक्र या केल्विन अभिक्रिया।
तो ये सब चीज़ बोली जाती है, ठीक है। बिल्कुल आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे क्या क्या चीज़ें वो बोली जाती है। तो प्रकाश स्वतंत्र कहने मतलब वहाँ पे प्रकाश की उपस्थिति ही नहीं है, प्रकाश से स्वतंत्र है, मतलब प्रकाश है ही नहीं। अब प्रकाश नहीं मतलब अंधकार है, और इसी को अंधकार अभिक्रिया बोल दिया। और किस वैज्ञानिक ने देखा है? केल्विन। तो इसको हमने क्या बोल दिया? केल्विन चक्र या केल्विन अभिक्रिया के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए इसमें क्या क्या होता है इसके स्टेप्स को देखते हैं, इसके चरण को। तो इसका चरण पहला बेटा है ना, चरण फर्स्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण। क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, ये बोल देंगे पहला, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या? स्थिरीकरण। सेकेंड हम इसको बोलेंगे शर्करा का उत्पादन, जो शर्करा बनता है उसको हम लोग लिखेंगे शर्करा का उत्पादन, शर्करा का उत्पादन, ये बोल दिया हमने शर्करा का उत्पादन। और तीसरा और अंतिम जो है वो अन्य कार्बनिक अणुओं का उत्पादन, जो अन्य कार्बनिक अणु बनते हैं उनका उत्पादन। तो अन्य कार्बनिक अणुओं का उत्पादन, ये अन्य कार्बनिक अणुओं का उत्पादन मतलब जैसे कि स्टार्च बना दिया, सेलुलोज बना दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अन्य कार्बनिक अणुओं का उत्पादन। किस में होता है? ये आपको मैंने बताया बेटा, ये वाला जो होता है ना, ये अंधकार अभिक्रिया, और ये अंधकार अभिक्रिया आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट कौन से हिस्से में? स्ट्रोमा में, ठीक है। अब कार्यक्षक में पूछा गया था कि केल्विन चक्र या केल्विन अभिक्रिया, अंधकार अभिक्रिया, ठीक है। चलिए बिल्कुल समझ आया तो यस सर, नहीं आया तो नो सर। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, ठीक है, बिल्कुल कमेंट करेंगे। तो ये एक बेसिक टॉपिक है जो कि आपसे को पता होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो जहाँ पे साइंस का वेटेज है, चाहे प्रयोगशाला परिचारक हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आबकारी आरक्षक, चाहे CGPSC और CG व्यापम के कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, अगर प्रकाश संश्लेषण टॉपिक दिया गया है तो बिल्कुल यहाँ से संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना। और हम हर एक पॉइंट को यहाँ पे चर्चा किए हैं, तो उम्मीद है कि आपको इनके संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए एक क्वेश्चंस और पूछ लिए जाते हैं, और ये क्वेश्चंस क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये C6H12O6 मिला है ना। अब कई बार पूछा जाता है कि ये कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है कि अकार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है ना। ये कई बार एग्जाम पूछा गया, हालांकि बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बच्चे लोग थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो उत्पाद बनते हैं वो कार्बनिक होते हैं कि अकार्बनिक। तो बेटा यहाँ पे कार्बन की उपस्थिति है, और जहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन की उपस्थिति होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ की प्राप्ति होती है, न कि अकार्बनिक पदार्थ की। तो ये वाला जो बना है वो क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। दूसरा बात ये जानना है कि बनने वाला चीज़ क्या है? तो बनने वाला चीज़ क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। फिर इसी में जहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ +6OH2, मतलब यहाँ पे आपको ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। और आप सबको पता है कि 21% आपके वायुमंडल में ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये पूरी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, ठीक है, पूरी प्रकाश में क्या है? अभिक्रिया है। चलिए सर, सूर्य के प्रकाश में तो बहुत सारे रंग होते हैं, तो कौन से रंग सर सूर्य के प्रकाश में पार्टिसिपेट करते हैं? ये एग्जाम एक बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। तो मैं आप सबको बता दूं, जैसे कि हमने अभिक्रिया में लिखा सन की लाइट, तो आपका जो नेचुरल लाइट है बेटा वो कौन सा है? अब आपने है ना यहाँ पे पढ़ा, क्या पढ़ा कि सूर्य की प्रकाश ने पार्टिसिपेट किया, सन की लाइट ने पार्टिसिपेट किया। तो वो कौन कौन से रंग है सर जो कि पार्टिसिपेट करते हैं? तो यहाँ पे करते हैं बेटा लाल, नीला और बैंगनी, ठीक है। ये इनका बहुत बड़ा रोल रहता है, लाल, नीला और बैंगनी कलर का। हमने देखा ना सूर्य की प्रकाश की किरणों से ऊर्जा बनाता है, तो कौन से रंग मुख्य रूप से? तो नेचुरल लाइट है ना, नेचुरल लाइट जो होती है वो लाल, नीला और बैंगनी, इनकी पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है। एक और क्वेश्चंस आपके अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि सर अगर मान के चलिए सूर्य के प्रकाश
का कितना % एनर्जी उत्पादन किया जाता है? तो जो सन की लाइट होती है, सन की लाइट होती है ना, ये सन की लाइट की बेटा 1 से 2% मात्र है ना, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा में तो पेड़ पौधे जल के नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि भाई सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है। तो मात्र और मात्र 1% बोला जाए, जो मिनिमम आपका दिया रहेगा ना ऑप्शन में, जो सबसे कम दिया रहेगा। जैसे कि मान के चलो 1 और 2% नहीं दिया है, ऑप्शन में दे दिया 5%, 10%, 20%, 100%। तो क्या करना है बेटा, कॉमन सेंस लगाना है। सबसे कम कौन सा है? 5%, तो 5%। लेकिन जनरली जो सूर्य की प्रकाश की एनर्जी उपयोग करते हैं वो पेड़ पौधे कितना करते हैं? 1% ही करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 से 2%, तो आपके समझने के लिए पर्याप्त है कि 1 से 2% उपयोग किया जाता है। दूसरा, यहाँ पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए सर? टेम्परेचर मतलब तापमान कितना होना चाहिए? टेम्परेचर, तापमान, ठीक है सर। तापमान कितना होना चाहिए सर? तो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस में, है ना, आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, कितने से कितने बेटा? तो 25 से 35। क्योंकि देखो कई जगह पे तो 0 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पे इसलिए पेड़ पौधे अच्छे से होते नहीं है। आप देखेंगे जो है ना अंटार्कटिका, जैसे कि ग्लोब है ना, तो अगर मैं ग्लोब की उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की बात करूं तो यहाँ और इस पोल में तो सन की लाइट ही नहीं पहुँच पा रही है। तो सन की लाइट नहीं पहुँच पा रही तो वहाँ पे टेम्परेचर ही नहीं है, तापमान ही नहीं है। और जब वहाँ पे तापमान नहीं है तो पेड़ पौधे अच्छे से उगते नहीं, पूरे बर्फ क्या होते हैं, ढके हुए होते हैं। तो जो पूछा जाता है बेटा कि टेम्परेचर कितना होता है, तो आपको देखना है कि 25 से 35%। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है कि अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा दी जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि जितनी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को आप बढ़ाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण भी बढ़ जाता है, मतलब आपको अच्छे से ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की मात्रा बढ़ जाएगी, तीव्रता बढ़ जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रकाश संश्लेषण, तो इतनी बातें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ों के रिफ्लेक्ट होने से, कौन कौन सी चीज़ें के आगे बढ़ने से आपको बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चंस मेरे तरफ से और बताना तुम लोग। अगर मान के चलो यहाँ पे अगर मैं ऐसा पूछ दूँ कि मॉइस्चर्स है, नमी या आर्द्रता बोला जाए जिसको, यदि नमी या आर्द्रता है तो प्रकाश संश्लेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नमी और आर्द्रता है, मतलब समझ रहे हो ना, अगर उमस वाला जगह है, नमी है, आर्द्रता है, मॉइस्चर्स है, तो वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्या पड़े? तो नमी और आर्द्रता ज़्यादा होगा, नमी और आर्द्रता ज़्यादा होगा तो वहाँ जो प्रकाश संश्लेषण है वो धीमा हो जाएगा। याद रखना, मतलब व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। कैसा संबंध है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती। तो ये धीमा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो नमी और आर्द्रता बढ़ेगी, नमी और आर्द्रता बढ़ेगी तो प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाएगा? धीमी हो जाएगा। ये बात याद रखना। इतनी पॉइंट्स आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ क्वेश्चंस आपसे प्रकाश संश्लेषण के बारे में नहीं पूछा जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, ठीक है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।